हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पे आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे तो डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके पहले हमने आपको इसके 24 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं दोस्तों, आपकी जो यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1905, सेकेंड ऑप्शन 1907, थर्ड ऑप्शन 1909 एंड फोर्थ ऑप्शन 1911। तो दोस्तों यह घटना जो है 1907 में हुई थी। जब उन्होंने पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित किया तो उन्हें निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? मांडले भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? फर्स्ट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सेकेंड ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड ऑप्शन लोकमान्य तिलक एंड फोर्थ ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत की पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन लाला लाजपत राय, सेकेंड ऑप्शन महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? फर्स्ट ऑप्शन मेले काम, सेकेंड ऑप्शन मिटकॉप, थर्ड ऑप्शन मुनरो एंड फोर्थ ऑप्शन एल्फिंस्टनी। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपको परफेक्ट ऑप्शन मद्रास के जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है उससे संबंधित मुनरो है। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटिलमेंट लागू करने का कारण था? बिहार में परमानेंट सेटिलमेंट लागू करने का कारण था? फर्स्ट ऑप्शन जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, सेकेंड ऑप्शन जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, थर्ड ऑप्शन भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना एंड फोर्थ जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो दोस्तों बिहार में परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू किया गया? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है वो भू राजस्व का निर्णय लेने के लिए किया गया। भू राजस्व का राजस्व निर्णय लेने के लिए किया गया। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था? दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था? फर्स्ट ऑप्शन पूर्ण स्वतंत्रता, सेकेंड ऑप्शन स्वशासन, थर्ड ऑप्शन आर्थिक स्वतंत्रता एंड फोर्थ ऑप्शन राजनीतिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या था? स्वशासन था। आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन सन 1787, सेकेंड ऑप्शन सन 1789, थर्ड 1790 एंड फोर्थ 1793। हमसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में
बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसका निम्नलिखित प्रावधानों में किसका समान रूप से जोड़ दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। थर्ड, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। एंड फोर्थ, उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी। फर्स्ट है आपका लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। सेकेंड, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु लाई जाने वाली निधि। एंड थर्ड, भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। हमसे पूछा जा रहा है होम चार्जेज जो निधि वो किस प्रकार की निधि थी। क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुने। फर्स्ट ऑप्शन केवल 1, सेकंड ऑप्शन केवल 1 और 2, थर्ड ऑप्शन केवल 2 और 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2, 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी वाला। केवल 1 और 2 जो कथन है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। एंड सेकेंड, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों की वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि को ही हम होम चार्जेस कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। फर्स्ट ऑप्शन, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। थर्ड ऑप्शन, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। हमसे पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसमें सबसे प्रभावी देन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है केवल 1, सेकंड ऑप्शन केवल 2 और 3, थर्ड ऑप्शन केवल 1 और 3 एंड फोर्थ 1, 2, 3। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे केवल 1। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सेकंड कथन, सरकार रैयत को पट्टा देती थी। थर्ड कथन, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। हमसे बोला जा रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है केवल 1, सेकंड ऑप्शन 1 और 2, थर्ड ऑप्शन 1, 2, 3 एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। 1, 2, 3 तीनों ही सही है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। एंड थर्ड है, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। फर्स्ट ऑप्शन उत्तरी भारत में, सेकेंड ऑप्शन पूर्वी भारत में, थर्ड ऑप्शन पश्चिमी भारत में एंड फोर्थ ऑप्शन दक्षिणी भारत में। तो दोस्तों ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कहाँ प्रचलित थी, दक्षिण भारत में प्रचलित थी। आपका डी वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड जॉन शोर, सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों किसने भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी बनाया था, किसने बनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डेड डैश में बंगाल और बिहार ने भूमि पर किराए के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था।
फर्स्ट ऑप्शन 1885, सेकंड ऑप्शन 1886, थर्ड ऑप्शन 1889 एंड फोर्थ ऑप्शन 1900। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा गठन किया गया था। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का या फिर के आर्थिक आलोचक था? फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, सेकंड जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड थर्ड आरसी मजूमदार। दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, सेकंड ऑप्शन 1 और 2, थर्ड ऑप्शन केवल 2 और 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2, 3। हमसे कह रहा है कि भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे, हमें कथन के अनुसार उनका उत्तर चुनना है। तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एनआरसी दत्त, ये तीनों ही जब ब्रिटिश शासनों ब्रिटिशों का राज था तब ये उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों 1820 से 1827, सेकंड ऑप्शन 1819 से 1826, थर्ड ऑप्शन 1822 से 1829 एंड फोर्थ ऑप्शन 1818 से 1825। तो दोस्तों सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने थे? 1820 से 1827 के मध्य ये मद्रास के गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन थॉमस मुनरो से, सेकंड ऑप्शन चार्ल्स ग्रांट से, थर्ड ऑप्शन होल्ट मैकेंजी से एंड फोर्थ मैकाले से। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों यह पितृसत्तात्मक जो दृष्टिकोण है वो किसका है? थॉमस मुनरो का है। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ऑप्शंस देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है एंड फोर्थ ए गलत है पर आर सही है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी ब्रिटिश काल में जो समानता भारत का व्यापार संतुलन था वो अनुकूल था और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कर्नवालिस, सेकंड ऑप्शन अलेक्जेंडर रीड एंड थर्ड ऑप्शन थॉमस मुनरो। तो इसमें हमें बताना है कि कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें प्राप्त करना है। फर्स्ट ऑप्शन केवल 1, सेकंड ऑप्शन 1 और 3, थर्ड ऑप्शन केवल 2 और 3 एंड फोर्थ 1, 2, 3। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा, 2 और 3। अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो यही क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ करने के संबंध में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित स्वराज्य दाता। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल 1 और 2, सेकंड केवल 2 और 3, थर्ड केवल 3 एंड फोर्थ 1, 2, 3। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, 2 और 3। बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था एंड मिरासीदार जो है राज्य का नामित राजस्व दाता था। तो दोस्तों आपका जो बी वाला ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है?
फर्स्ट ऑप्शन भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। सेकंड, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। थर्ड ऑप्शन, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई। एंड फोर्थ, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। हमसे पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों को सही तरह से कौन व्याख्या करता है। तो आपका दोस्तों फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। फर्स्ट ऑप्शन 1900 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन 1901 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन 1902 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन 1003 ईस्वी। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ब्रिटिश शासन में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। फर्स्ट ऑप्शन 40%, सेकेंड ऑप्शन 45%, थर्ड ऑप्शन 50% एंड फोर्थ ऑप्शन 55%। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40%। ब्रिटिश शासन में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% खर्च होता था। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।